बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में से एग्जांपल नंबर 17 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में से एग्जांपल नंबर 17, 18, 19, 20 आप लोगों की होम असाइनमेंट भी थी। एग्जांपल नंबर 17 एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें एज सच ऐसी कोई बात नहीं थी। रिक्वायरमेंट में देखें, कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑफ द to be recognized on 31st December 2021 show all necessary workings। और वैसे भी आप लोग इस सिचुएशन में जब आप लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी वर्किंग्स के रेफरेंसेस जरूर दिया करें और वर्किंग जरूर किया करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, जो मेन हमारा फोकस होगा ना वो इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशंस के ऊपर होगा। और इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन हमने करनी है 31 दिसंबर 2021। हमें कहा 1 मार्च 2017 ZL imported an automatic plant of rupees 130 million. The commissioning of the plant was completed on 1st January 2018 at a cost of rupees 10 million। अब ये इसका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब हम लोग अपने एसेट्स प्लांट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो इन टोटल कितनी वैल्यू पे जाके रिकॉग्नाइज होगा? 140। किस दिन रिकॉग्नाइज होगा? 1st January 2018 को अवेलेबल फॉर यूज। The economic life of the plant was estimated as and the useful life of the plant as estimated as। बेटा, हमें इकोनॉमिक लाइफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। इकोनॉमिक लाइफ होती है कि कोई भी एसेट इन रियल कितने अरसे तक चल सकता है, और यूजफुल लाइफ से मुराद होता रहता है कि हम उसको कितने अरसे तक यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है जैसे व्हीकल्स, कार की एग्जांपल ले लें। क्या आप लोगों को 20-25 साल पुरानी गाड़ियां भी मिल जाएंगी मार्केट्स में, लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यूज करेंगे? आप सपोज कि अगर आप न्यू गाड़ी लेकर भी आते हैं ना, आप मैक्सिमम उसे 10 साल चलाएंगे, मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद आप उसको सेल कर देंगे। हालांकि वो आगे चल सकती थी, वो 15 साल भी चल सकती थी, वो 20 साल भी चल सकती थी। वो है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कि गाड़ी इतना अरसा निकाल जाएगी। लेकिन आप ये देखो, क्या 1990 मॉडल की गाड़ियां नजर आती हैं आपको? नहीं, मुझे तो कोई नहीं नजर आई। इवन के 1995, 2000 की गाड़ियां भी बहुत कम है, लेकिन 2002, 3, 4, 5 इस मॉडल की गाड़ियां अभी भी अवेलेबल हैं। जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे ना, बाद में ये वाला मॉडल भी हमें नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो इसकी लाइफ होती है ना वो 20 साल तक होती है, कि 20 इयर्स बैक तक का मॉडल आपको मिल जाएगा, उसकी सेल परचेज ट्रेडिंग भी हो रही होगी। लेकिन इससे पहले की बात करें तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन हो किसी के पास कोई पुराना मॉडल हो, अदरवाइज नहीं। तो बेटा, इकोनॉमिक लाइफ होती है कि इन टोटल इस प्लांट ने कितना अरसा यूज होना है, और यूजफुल लाइफ से मुराद होता है हम इसको कितना अरसा यूज करेंगे। तो हमें इकोनॉमिक लाइफ से कोई गर्ज नहीं होती रहती, हमने देखना होती है उसकी यूजफुल लाइफ, और उसको डेप्रिशिएट करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ये बात अब याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमारे पास प्लांट कौन सी वैल्यू का था? 140 डेप्रिशिएट होगा, वो होगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर मतलब 2018, 2019, 2020 एंड 2021। हम लोग 2021 पर हैं, तो 4 साल वो डेप्रिशिएट हो चुका है। हम उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड कर लेंगे आफ्टर 4 इयर्स। फिर देखें, ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फॉर दिस फ्रॉम दिस प्लांट, an impairment test was carried out at 31st December 2021. Following information has been gathered for impairment testing of the plant. The current selling price। अब देखें, यहां तक हम उसकी कैरिंग अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, और साल के बिल्कुल स्टार्ट में ये हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज था। तो अब इसके कैरिंग अमाउंट को फाइंड करना बहुत इजी था हमारे लिए। 140 इंटू 1 माइनस 0.2 रेज टू पावर -4, और आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट, एंड द कैरिंग अमाउंट इज
जी कितना, इसको ये करो, वो बेसिकली फ्यूचर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो जो पावर है ना वो पॉजिटिव रखो। ये अलग बात है कि फ्यूचर वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू कम हो रही है प्रेजेंट वैल्यू की निस्बत, इसलिए रेट के साथ नेगेटिव का साइन। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 57.3, ये इसकी कैरिंग अमाउंट आपको मिल जाएगी। $57.3 carrying amount at the time of impairment testing। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट कहते हैं द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिमिलर प्लांट इन द लोकल मार्केट इज रुपीज, ये इसकी फेयर वैल्यू है। द प्रेजेंट decommissioning कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 2 million, ये उसको सेल करने के ऊपर हमें एक्सपेंस करना पड़ेगा। प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड रुपीज, और इसका ताल्लुक किस चीज से होता है, वैल्यू इन यूज से। ओके, क्योंकि एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ है तो ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं, इसका ताल्लुक हमारे पास वैल्यू इन यूज से होता रहता है। कहते हैं द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, हाउएवर एन इन्वेस्टर would ask additional return of 2% for bearing the uncertainty inherent in such a plant. A junior accountant has calculated following net cash flows from operating the plant and net cash flows हमारे पास ये आ गए। नेक्स्ट कहता है however a review of accountants working has revealed the following: depreciation of the plant has been included as an आउटफ्लो इन each year, तो हम इसको एड बैक कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस है। और नेट कैश फ्लोज की कैलकुलेशन के अंदर आप लोगों ने नॉन कैश एक्सपेंसेस शामिल नहीं करने, उन्होंने बाय मिस्टेक इनको माइनस कर दिया। तो हम देखेंगे हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है हमारे पास, और वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोग ऐड कर लेंगे वापसी, राइट। नेक्स्ट कहते हैं टैक्स पेमेंट ऑफ ₹2 million हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर। आपको याद है वैल्यू इन यूज में हमने पढ़ा था कि टैक्स से रेलेवेंट कोई भी बात हम लोगों ने वैल्यू इन यूज में नहीं लेकर आनी, तो ये भी इन्होंने डिडक्ट कर दिए, तो ये 2 million भी हम लोग ऐड कर लेंगे। इनफ्लोज फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड्स receipts from sale of existing inventory amounting to ₹3 million, तो ये शामिल नहीं होगा। ओके हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिकवरेबल अमाउंट में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और वो हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी, ये फर्स्ट पॉइंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 50 - 2 इज इक्वल टू 40, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ गई। अब चलते हैं वैल्यू इन यूज की तरफ। तो वैल्यू इन यूज में आप लोगों ने ये नेट कैश इनफ्लोज उठाने हैं 11, 7, 3, 1 और इनको एडजस्ट करना है। अब जब इसकी एडजस्टमेंट्स की बात आएंगी तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखना है हर साल का। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है 57.3, और हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज करना है 57.3, उसके बाद हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 11.46, ये आप लोगों ने जाकर ऐड कर देना है 11.46 इज इक्वल टू 11.5, ये बात क्लियर। इसी तरह से अब नेक्स्ट ईयर के लिए 57.3 में से आपने ये माइनस किया और इसका 20% 9.16 से मुराद, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट देखें क्या वैल्यू आ रही थी यहाँ 45.84 - 9.2, ये WDV
मल्टीप्लाइड बाय 0.2, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 7.4 कर दिया उसने, और नेक्स्ट देखें हमारे पास 36.64 माइनस आंसर एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.2, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5.9, ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। फिर जो इनकम टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया हुआ था, तो बेटा टैक्सेस कैश फ्लोज, जब नेट कैश फ्लोज फाइंड करने हो तो टैक्सेस आप लोगों ने इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं करने। ओके, अब ये अगर बाय मिस्टेक आपने इनको एक्सक्लूड कर दिया तो आप उनको दोबारा वापसी ऐड करते हैं। तो हर इनफ्लोज में से उसने कहा 2 मिलियन के टैक्सेस डिडक्ट किए गए हैं, तो आप उनको ऐड बैक करते हैं। क्लियर? फिर उसने कहा कि फर्स्ट 2022 के नेट कैश फ्लोज के अंदर जो हमारे पास 3 मिलियन का कैश फ्लो है वो सेल ऑफ इन्वेंट्री से रेलिवेंट है, तो वो आप इसमें से माइनस करें। एंड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ आपको उस एसिड को सेल करने के ऊपर कितनी सेल प्रोसीड्स मिल रही हैं, वो 4 मिलियन आपने लास्ट वाले इनफ्लो का पार्ट बना देना है यहां पर। ये आपके नेट कैश फ्लोज आ गए। अब आप लोगों ने इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली, और इन प्रेजेंट वैल्यूज का सम वैल्यू इन यूज बन गया। ये बात क्लियर है? 52.6 विच एवर इज ग्रेटर, और हमारे पास कैरिंग अमाउंट कितनी है, और हमारा इंपेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा 4.7 का। एग्जाम्पल 17 क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 18 देखें। Compute the impairment loss to be recognized as at 31st December 2020. The draft financial statements of BCL for the year ending 31st December 2010 includes a plant having a carrying value of rupees 400 million. Due to technological changes, the remaining useful life of the plant has been reduced to 4 years. Following information has been gathered for impairment testing of the plant. Inflows from sale of product to be manufactured by the plant for the year 2021. अब देखें 4 साल हैं remaining useful life, तो 2021 are estimated at rupees 2 million. These inflows are subject to 10% decrease in each subsequent year due to declining demand. अब उसने फर्स्ट हमें इनफ्लोज बता दिया 200, आपने इन 200 को हर साल 10% से डिक्रीज करते जाना है, मतलब इनका 90% लेते जाना है। तो नेक्स्ट ईयर के इनफ्लोज हमारे पास कितने आ जाएंगे 180, फिर आपने 180 का 90% लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 162, फिर 162 का 90% लेना है, 10% डिक्रीज करते जाना है, तो 145 आपके पास नेक्स्ट ईयर के इनफ्लोज आ जाएंगे। क्या ये इनफ्लोज आप लोगों को क्लियर हो गए? अब देखें ये 31 दिसंबर 2020 के कैरिंग अमाउंट थी हमारे पास, और इस टाइम पर हमारे पास ये 4 साल के लिए मौजूद था इसकी लाइफ, जबकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग 31 दिसंबर 2020, तो फर्स्ट ईयर का 2021, 2, 3 एंड 4 के कैश इनफ्लोज आप लोगों ने ये लिख लिए। आई होप कि ये बात सब बच्चों को ये उसने खुद बता दिया था। फिर इनका 90% आप आगे चार्ज करते हैं, कोई इशू? नेक्स्ट कहते हैं आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशनल कॉस्ट फॉर 2021 आर एस्टिमेटेड एट रुपीज, these outflows would increase by 5% in each subsequent year despite decline in demand due to inflation and increase in plants wear and tear. फर्स्ट ईयर का आउटफ्लो आपने 80 रख देना है, अब इसमें 5% का इंक्रीज तो 84 हो जाएगा। क्लियर? फिर 84 में मतलब इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1.05 105%, तो 1% का साइन खत्म करने के लिए 1.05 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आउटफ्लोज हमारे पास बनेंगे 80, 84, 88.2 एंड 92.61। ये बात क्लियर हो गई, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। नेक्स्ट उसने आपसे कहा नेट प्रॉफिट इन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स ऑफ 20%, इग्नोर कर दो। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड,
नेक्स्ट द प्लांट्स, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 2021 के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वैसे कितना बन जाएगा, हमें तो उसने कैरिंग अमाउंट बताई हुई थी, तो 400 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 400 रुपीज का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर जरूरत पड़ा तो, लेकिन वो तो 2021 का होगा ना, लेकिन जहां पर वो भी अगर इंपेयरमेंट ना हुई तो, अगर इंपेयरमेंट ना हुई तो 400 डिवाइडेड बाय 400 का, लेकिन अगर इंपेयरमेंट हो गई तो वो तो अपनी रिकवरेबल अमाउंट पर आ जाएगा, तो फिर रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होता रहता है। बात क्लियर हो गई जी। डेप्रिसिएशन का भी कोई ताल्लुक नहीं था, तो इस पॉइंट को भी इग्नोर किया जा सकता है। कहते हैं प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट रुपीज, ये 100 आपका कैश इनफ्लो है, लेकिन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, और यूजफुल लाइफ कब एंड हो रही है हमारे पास 2024, 100 यहाँ पे, ये आपके पास नेट कैश फ्लोस आ गए 12% के हिसाब से। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, क्या ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स की वैल्यूज क्लियर है आप बच्चों को? इसके लिए क्या फार्मूला यूज किया जाता है, 1 + r रेज टू पावर -t। अब 12% के लिए अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो तो ये हमारे पास आएगा 1 + 0.12 रेज टू पावर -1 फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये वैल्यू ये देखें 0.8928, तो उसने 29 कर दिया उसको। इसी तरह से सेकंड ईयर के लिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7972, ये रही वैल्यू, और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इनका सम वैल्यू इन जोस, कोई इशू, ये आप लोगों ने यहाँ कैरिंग अमाउंट आपको बताई हुई थी, वैल्यू इन जोस आपने यहाँ पर रख दी। अब आपके पास आ जाता है pre-tax and post-tax discount rates are 12% and 9.6% per annum respectively। तो बेटा हम लोगों ने कहा था कि टैक्स को अकाउंट फॉर नहीं करना, तो रेट कौन से वाला लेंगे, प्री टैक्स, तो हम लोगों ने 12% के हिसाब से जाके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी अपने कैश फ्लोज की। A technological advanced plant with similar capacity can be purchased at rupees 3.5 million. BCL was received an offer to buy the existing plant for rupees 250 million. BCL will have to incur shipping cost of rupees 7 million to dispatch the existing plant to the purchaser। तो यहाँ पर आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और वो हमारे पास देखिए इस प्लांट की वैल्यू क्या है हमारे पास 250, और एक्सपेंस, तो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या बन जाएगी 243, इनमें से विच एवर इज ग्रेटर 333, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का आ जाएगा 66.4। ऑलराइट, गुड। ये हम लोग कौन सी डेट पे मौजूद थे 31 दिसंबर 2020। मुझे बताएं 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज करें, ये 31 दिसंबर 2020 हमारा एसेट मौजूद है अपनी रिकवरेबल अमाउंट पर, 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या चार्ज करें, कैसे 333.6 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 84। शाबाश। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 19। एग्जांपल नंबर 19 में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2018। Property, plant and equipment as disclosed in the draft financial statements of APL for the year ending 30th June 2018 includes a plant having a carrying value of rupees 610 million. The performance of the plant has been deteriorating since last year, which is affecting APL sales। ये इंडिकेशन थी हमारे पास इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए। कहते फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30th June 2019 जी। इनफ्लोज
from sale of product under existing condition of the plant rupees, ये हमारा कैश इनफ्लो है टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज। एग्जिस्टिंग कंडीशन में प्लांट को यूज करने पर हमें ये इनफ्लो हो जाना है। ये बात क्लियर? कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 25, ये 25 इसमें से ये कैश आउटफ्लो है हमारा, ये लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देनी है हम लोगों ने। एक्सपेंस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 एक्रूवल्स, इसका वैल्यू इन यूज से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट्स कैपेसिटी, अच्छा इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा था, एग्जिस्टिंग कंडीशन के अंदर हम लोगों ने उसको देखना है। और अगर हमने कहा था कि पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो हम लोग शामिल करेंगे, अदरवाइज हम लोगों ने इसको अगर किसी भी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट्स हैं, कोई इसकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए किसी किस्म का कोई एक्सपेंस है फ्यूचर में, उसको वैल्यू इन यूज में अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। ये बात याद आई, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ी थी ये। अच्छा फिर कहते हैं एडिशनल इनफ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अपग्रेड, कहते हैं अगर ये कॉस्ट इनकर करें तो हर साल हमें एडिशनल कैश इनफ्लोज कितने हो जाने हैं, और ये नेट अमाउंट 40। फिर इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, इंटरेस्ट वगैरह शामिल नहीं होते रहते। मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारे पास 15 की, एंड टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट्स, ये हमें मिल गए। फिर कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड द प्लांट, अब ये 2019 के लिए गिवन थे, and plants residual value after its remaining useful life, after its remaining useful life of 3 years is estimated at rupees, अब हमारे पास टोटल इसकी लाइफ कितनी है, तो हमने 3 साल के उसके कैश इनफ्लोज नेट कैश फ्लोज को देखना है, राइट। कहते हैं an offer has been received to buy the plant immediately for rupees million but has to incur the following cost: cost of delivery to the customer, legal cost, cost to reorganize the production process after disposal of plant, and applicable discount rate is 9%। अब देखें भाई कैरिंग अमाउंट हमें एज इट इज गिवन थी 610 मिलियन की, हम लोगों ने वो कैरिंग अमाउंट लिखी 610 मिलियन। अब बात आ जाती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की, तो ये ज्यादा इजी था। फेयर वैल्यू 570 माइनस 45 एंड माइनस 10, इसको शामिल नहीं करना। क्लियर हो गई? और ये देखिए हमारे पास 515। लास्ट कॉस्ट क्या थी हमारे पास, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट, तो इसका प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब डिस्पोज कर चुके हो उसके बाद कोई अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो तो इसको नहीं चार्ज करने आप लोगों ने, तो इसके लिए हमारे पास 570 माइनस 45 माइनस 10, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हो गई। अब अगर वैल्यू इन यूज की हम लोग बात करें तो देखें ये बात क्लियर थी 250, ये 25 भी क्लियर। उसके बाद ना तो आप लोगों ने शामिल करनी है डेप्रिसिएशन, ना आप लोगों ने ये एक्सपेंस इनकर करवाने हैं इज टू बी पेड एक्रूअल्स से रेलिवेंट। आप लोगों ने किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ था, आपने इसको भी शामिल नहीं, किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट, उसका कैश आउटफ्लो शामिल, तो इस जब इस एक्सपेंस को शामिल नहीं कर रहे तो इसके ऊपर आने वाले इनफ्लोज को भी शामिल नहीं करेंगे वैल्यू इन यूज में, क्योंकि वैल्यू इन यूज हमेशा एग्जिस्टिंग कंडीशन के ऊपर रहते हुए कैश के इनफ्लोज या आउटफ्लोज देखने आप लोगों ने, तो ये वैल्यू इन यूज का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर लीज के ऊपर अगर कोई फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है, ये भी वैल्यू इन यूज का पार्ट नहीं बढ़ती। मेंटेनेंस कॉस्ट ये बढ़ती है, ये आपका कैश आउटफ्लो है। जब तक आप उसे मेंटेन नहीं करते रहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट आपका कैश आउटफ्लो है, ये आप लोगों ने इसमें से माइनस कर देना है, और टैक्स वैसे भी शामिल
नहीं होता रहता। तो पर ईयर के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो 2019 में आपका कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 210। ऑलराइट, और नेक्स्ट ईयर हर साल आपके कैश इनफ्लोस डिक्रीज हो रहे हैं, कितनी वैल्यू से, 15। तो इसको 15%, 85% लें इसका, ये यहां पे 15% लिखा हुआ है। हाँ जी, 178.5, 178.5 का 85%। ऑलराइट, अच्छा अब ये डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं आपके पास, ये 100 शामिल कर देंगे एट 9% के मुताबिक डिस्काउंटिंग फैक्टर, और ये इसकी वैल्यू इन जो 537। तो वैल्यू इन जूस ही इसकी रिकवरेबल अमाउंट, हमारा एसिड मौजूद है 610 पे, तो इंपेयरमेंट हो जाएगी। आपने अपने एग्जाम में एज इट इज लिखना है, जैसे ये है, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट, फिर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट में दोनों चीजें लेकर आए, थर्ड लाइन में लिखे हायर ऑफ द अबाउ, वो आपके पास रिकवरेबल अमाउंट, और अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस है तो वो बताएं। वैल्यू इन यूज के लिए अलग से वर्किंग, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी अगर कोई वर्किंग डिमांड करता है तो वो, लेकिन अगर कोई सिंपल प्लस माइनस है तो ब्रैकेट्स में। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 20 जी। तो ऐड करते तो उसके ऊपर कोई इनफ्लो आ रहा है तो वो भी शामिल हो जाता। अगर वो कह देता कि हमारा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोगों ने ये मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ये जो है इंप्रूवमेंट्स के ऊपर एक्सपेंस करना है, तो आप उस एक्सपेंस को आउटफ्लो भी कंसीडर करोगे अपना, और उस एक्सपेंस की वजह से अगर इनफ्लोज में कोई इंक्रीज है तो वो भी अकाउंट फॉर होता। राइट जी। एग्जाम्पल नंबर 20, journal entries by eliminating the accumulated depreciation by eliminating the method 2। आपको याद है मेथड 1 के अंदर हम लोग accumulated depreciation को eliminate नहीं करते थे, हम लोग सिंपल लिख देते थे impairment loss to accumulated impairment loss। कहते हैं आप लोगों ने accumulated depreciation को eliminate करना है, तो पहली एंट्री accumulated depreciation to asset करनी है आप लोगों ने, और फिर impairment loss की एंट्री क्या बनेगी, impairment loss to asset। राइट, ये दो एंट्रीज आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, impairment loss on 31st December 2020 and reversal of impairment loss on 31st December 2024। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। On 1st January 2021, JASIF Limited purchased an asset at a cost of rupees 100,000 and it is being depreciated over on straight line basis। GL uses cost model for measurement of property, plant and on 31st December 2020, तो पहले से 2020 पर लेके चले जाएं, 2 साल की डेप्रिसिएशन ऐसे ही है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास 10,000 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी ईच ईयर, 2021 में एंड 2022 में 10,000। तो 31 दिसंबर 2022 में हमारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट 80,000 है। क्या आपको ये बात समझ आ गई जी? नेक्स्ट सेकेंड, there are indication of impairment, the recoverable amount has been estimated to ₹64। तो 20 का accumulated depreciation मौजूद है, 80 पे हमारा एसेट है, 80 से 64 पर लेकर आएंगे तो 16 की इम्पेयरमेंट है। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहली एंट्री accumulated depreciation to asset 20,000, और दूसरी एंट्री impairment loss to asset 16,000, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि यहां तक की बातें क्लियर हैं, कोई इशू? नेक्स्ट, अब आपका जो एसेट है ना वो 64 पे मौजूद है और उसके ऊपर accumulated depreciation नील है, आप रिवर्स कर चुके थे। राइट, किसी किस्म की कोई accumulated depreciation नहीं है। आपके पास एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 इयर्स थी, 2 साल गुजर गए,
तो फर्स्ट इंपेयरमेंट लॉस के टाइम पर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 इयर्स है। तो 2023 में डेप्रिशिएट होगा 64 डिवाइडेड बाय 8,000 के साथ, बात क्लियर। एंड 24 में डेप्रिशिएट होगा 8,000, क्लियर, 64 डिवाइडेड बाय 8। तो टोटल 31 दिसंबर 2024 में डेप्रिशिएट हो जाएगा 16। वैल्यू कितनी थी और डेप्रिशिएट हो गया, तो 31 दिसंबर 2024 में एसेट्स की कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी है 48, यहां तक कोई इशू। जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है, अब ऐसा नहीं है कि मैं 48 से डायरेक्ट 17 पे चला जाऊं और मैं 22 का रिवर्सल रिकॉर्ड करता हूं। आप खुद सोचें, आपको लॉस कितने का हुआ था 16 का, तो क्या 22 का रिवर्सल जा सकता है? वह आपने किसी से लोन लिया हुआ है 16 का विदाउट इंटरेस्ट, क्या आप उसे 22,000 रुपए देंगे? नहीं देंगे। मैक्सिमम कितना दे देंगे जितना लॉस हुआ था, वो भी उस सिचुएशन में अगर डेप्रिशिएट ना होता तो। क्लियर। अब क्या कहा जाता है, रिवर्सल होगा उस अमाउंट तक। अब ये बात गौर से सुनिएगा, इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल होगा एसेट्स की कैरिंग अमाउंट अगर हम इस पर इंपेयरमेंट चार्ज ना करते तो। एसेट्स की कैरिंग अमाउंट अगर हम इसके ऊपर इंपेयरमेंट चार्ज ना करते, उस टाइम इसकी जो कैरिंग अमाउंट है और जो अब इसकी कैरिंग अमाउंट है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इतनी अमाउंट का रिवर्सल होना है, इससे ज्यादा का रिवर्सल नहीं होना। क्या मतलब, अगर मैं इसको कॉस्ट पे रहने देता 100,000 और इसको डेप्रिशिएट करें, किस दिन परचेज किया था 1 जनवरी 2021, कौन सी डेट पे हम मौजूद हैं 31 दिसंबर 2024। किसी किस्म का चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं, अगर हो तो वो अकाउंट फॉर किया जाता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कि ड्यूरिंग द ईयर अगर इसकी लाइफ में कोई चेंज आ जाता वो अकाउंट फॉर जरूर करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको डेप्रिशिएट करता 10,000 पर ईयर, टोटल कितने साल हो चुके हैं, तो कितना डेप्रिशिएट हो जाता। और अगर ये अपने कॉस्ट मॉडल को फॉलो करता रहता तो आज ये एसेट हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू का होता 60,000। ये बात क्लियर है यहां तक, कोई इशू इधर? अच्छा, मेरे पास अभी कितना है, मैं इसको 60 से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं करवा सकता। इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल 48 से 60 तक होगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 12 का। सबसे पहली एंट्री बननी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एलिमिनेशन। क्या एंट्री बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट कितनी अमाउंट से 16,000 से, 8,000 प्लस 8,000, 16,000 से आपने ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। क्लियर। और जो रिवर्सल रिकॉर्ड करना है वो आप लोगों ने जस्ट 12,000 का। और अब रिवर्सल से एसेट की वैल्यू इंक्रीज होने जा रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट एंड रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट 12,000। कॉस्ट मॉडल है तो इससे ज्यादा आप लोगों ने अपने एसेट को नहीं लेके जाना, 60 पर रिकॉर्ड करना है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर 60 से 70 तक 10,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर हम उसको 70 तक लेके जाते। कॉस्ट मॉडल है तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट उसकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा नहीं जा सकते, 60 तक जाएंगे। ये बात क्लियर। दूसरा मेथड, इसी का दूसरा मेथड कि हम लोगों ने इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कितनी एक्सटेंट तक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखना है कि हमें
टोटल लॉस कितना हुआ 16,000 का, टोटल लॉस 16,000 का। हमें बेनिफिट कितना हुआ इस लॉस की वजह से, क्योंकि एसेट अपनी वैल्यू डिक्रीज कर चुका है। जब एसेट अपनी वैल्यू डिक्रीज कर चुका है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम चार्ज हो रहा है, वो बेनिफिट है। बेनिफिट फर्स्ट ईयर में 10,000 इन एक्चुअल, लेकिन हमने कितना चार्ज किया, तो फर्स्ट ईयर मतलब 2023 में 2,000 का बेनिफिट हो गया, 24 में भी 2,000 का बेनिफिट हो गया, टोटल कितना बेनिफिट हो चुका है, तो लॉस 16,000 में से 4,000 तुम्हें मिल चुका है, बाकी कितना रहता है, तो मैक्सिमम 12,000 का रिवर्सल जा सकता है। राइट, एनी इशू? गुड, आई होप कि एग्जाम्पल 20 क्लियर है। 21 required journal entries by elimination of cumulative depreciation for revaluation on 31st December 2021, impairment loss 31st December 2023, reversal of impairment loss 31st December 2025। ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपका फोकस और 100% मार्क्स आपका इंतजार कर रहे होते हैं। अब देखें 1 जनवरी 2021 Ghalib Limited purchased an asset at a cost of ₹100 and it is being depreciated over 10 years on straight line basis. 31st December 2021, the fair value of the asset was determined to be ₹1,115,000 as GL applies revaluation model to its property, plant and equipment. Next, नए साल शुरू हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन, और उसने हमसे डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं मांगी, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज भी ना कर देना। ओके, ये कहा है इसने रिवैल्यूएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री नहीं बतानी आप लोगों ने, लेकिन डेप्रिसिएशन हुई है कितनी, 100,000 डिवाइडेड बाय 10,000 की, और हम लोगों ने अपने पास उसको रिकॉर्ड कर दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमारा एसेट कौन सी वैल्यू पर आ गया, 90,000 पर। अब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन करनी, रिवैल्यूएशन के लिए पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एलिमिनेशन है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे, ये रिवैल्यूएशन के लिए जरूरी होती है। क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और एसेट कौन सा है हमारे पास, एसेट ही है। अच्छा, एसेट अकाउंट कितनी, 10,000, और अपने एसेट को 90 से लेकर चले जाओ कहां, तो कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, 31,500। ये आप लोगों ने रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर। क्लियर है ये बात, कोई इशू? अब आपका एसेट कौन सी वैल्यू पे मौजूद है, 1,1,5। अब जब इसने डेप्रिशिएट होना है फॉर द ईयर 2022 एंड 2023, 121,500 डिवाइडेड बाय 9, इसके मुताबिक जाके डेप्रिशिएट होना है, और इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है 13,500, 13,500, और ये 2 साल के लिए ये डेप्रिशिएट होगा, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 20, और हमारे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 121,500 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 9,500। कौन सी डेट तक पहुंच गए हम लोग, ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर कहते हैं देयर आर इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज, बेटा रीवैल्यू नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट है। और अब मेरे पास मेरा एसेट मौजूद है 94,500 पे, जबकि मैंने उसको लेकर जाना है 65,100 पे, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो 9,400। अब यहां पर अगर हम लोग पहुंचे 31 दिसंबर 2023, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का रिवर्सल, कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई थी,
27, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसिड आपने 27 रिकॉर्ड कर दिया। ये बात क्लियर। अब एसिड को डिक्रीज करना है आप लोगों ने कितनी अमाउंट से? 29400। एसिड क्रेडिट करना है 29400 से, लेकिन ये आपका इंपेयरमेंट लॉस नहीं है 29400। आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, आप पहले उसको खत्म करो। अब देखिए आपके पास कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था? 31500। और लॉस कितना आया है? क्या सारा इसको चार्ज कर दूं? नहीं, ये भी तो 2 साल के लिए रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर होता होगा। 31 दिसंबर 2023 को मेरे पास 31500 रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। ओके, तो डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय ये इतनी अमाउंट ट्रांसफर हो चुकी ठीक। और बाकी अब रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरे पास कितना बच गया? क्या आपको ये बात समझ आ गई? अब आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस 24500 है, जबकि आपका लॉस कितना है? 29400। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस सारा खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 24500 से, और इन दोनों अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस है कितना? 4900। ऑल क्लियर? अब आपका जो एसिड मौजूद है वो 65100 एंड डिवाइडेड बाय नहीं 8 नहीं 7 9 पहले था, 2 साल गुजर गए, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 7। देखें ना 21 से अब 23 तक पहुंचे हैं, तो अभी तक टोटल 3 साल गुजरे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब 2 साल मजीद गुजार लें, मल्टीप्लाइड बाय 2, अमाउंट 186। ये आपकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। सबसे पहले इसका रिवर्सल, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टू एसिड। ओके, 18600 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन टू एसिड। अब देखें हमारे पास हमारा एसिड कौन सी अमाउंट पे पहुंच चुका है? 65100 माइनस 18600। इसकी WDV क्या है? कौन सी डेट पर? 31 दिसंबर 2025। क्लियर? और इससे पहले हम इस पर कितना लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं? कितना लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं हम इससे पहले? 4900। शाबाश। अब देखें, कहते हैं देयर आर इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹55,000। मेरे पास वैल्यू क्या है? 46,500, जबकि इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 55,000। कितने का इंक्रीज आ रहा है? 8500। 8500 का इंक्रीज आ रहा है, जबकि लॉस कितना हुआ था? क्या 8500 का कर दूं? ये रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट नहीं होगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट कितना करें? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितना करें? जितना लॉस हुआ था 4900 का, डेप्रिसिएशन भी तो कम हुई है, तो 4900 नहीं कर सकते हम लोग। 4900 नहीं कर सकते हम लोग। अब आप देखें टोटल कितने? 3 और 2 5 साल गुजर गए एसिड को। 5 साल के मुताबिक चलते 50,000 डेप्रिशिएट हो जाता, 50,000 उसकी WDV थी, तो 46,500 को 50,000 तक लेकर आओ, कितनी अमाउंट आएगी? 3500 का इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल आएगा, और रिमेनिंग 5,000 आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे चला जाए। सेम मेथड है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। क्या कि जिस दिन इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल देखना है उस दिन कॉस्ट मॉडल अप्लाई करके एसिड की कैरिंग अमाउंट देखो। कॉस्ट मॉडल अप्लाई करके
एसिड की कैरिंग अमाउंट देखो कि अगर ये अपने कॉस्ट मॉडल पे रहता अपनी कॉस्ट के मुताबिक तो इसकी वैल्यू क्या होती। तो हमारे पास 100,000 था, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स थी, 5 साल गुजर चुके थे, आधी लाइफ गुजर चुकी थी। तो 50,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और 50,000 का एसिड होता। मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ था 46,500 पे। तो 46,500 को 50 तक लाने के लिए 3,500 इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल और 50 से 55 तक लाने के लिए 5,000 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22, prepare journal entries for the year ending 31st December 2019 in respect of the above information. Show all necessary working durations are not required. और क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2019। हाँ जी, अब आपने ना जरा सुकून से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 22 को सिर्फ आप लोग रीड करें और उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें, ऑन 1 जुलाई 2014 हम लोगों ने 2019 के ईयर की जर्नल एंट्रीज करके देनी है। 1 जुलाई 2014 इंडस फार्मा लिमिटेड आईपीएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 280 मिलियन। और बाद में सार आपको इसकी कंडीशंस वगैरह बता दी गई कि हमें अगर कंडीशन मीट नहीं कर रहे तो हम लोग फुल इसको रीपे कर देंगे। और अभी तक आईपीएल की ये इंटेंशन है कि वो उन कंडीशंस को मीट कर जाएंगे। फिर आपसे कह रहे हैं इनका टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 630 मिलियन ऑन प्लांट एंड इट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2015। ग्रांट कब रिसीव की थी हम लोगों ने? उसके बाद कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 7 years. IPL deducted grant in arriving at the carrying amount of the acid. तो हमारे पास हमारा जो एसिड की रिकॉर्डिंग है वो 630 माइनस 280 कौन सी अमाउंट पर होगी? 350। शाबाश। तो हमारे पास हमारा एसिड रिकॉर्ड होगा 350 पर। और ये 350 कैसे आया? एसिड की वैल्यू माइनस गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये जो इसने डेप्रिशिएट होना है ना ओवर द पीरियड ऑफ 7 years, हर साल 50 मिलियन से डेप्रिशिएट हो जाएगा। कौन कौन से साल? ईयर 2015, 16, 17, 18 और 19 पे हम लोगों ने अभी जाना है। ओके, 18 के एंड तक देखें तो 4 साल बन जाते हैं इसके। अच्छा, नेक्स्ट देखें, कहते हैं इन जनवरी 2019 आईपीएल शोड इट्स इनएबिलिटी टू कंप्लाई और उसे ग्रांट वापस करनी पड़ गई। कब? 1 जनवरी इन जनवरी 2019। ओके, तो मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर तक वो टोटल 4 साल के लिए डेप्रिशिएट हो चुका था। तो 4 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया हमारे पास? 200। तो हमारे पास एसिड की वैल्यू कितनी थी? 350 माइनस 200, 150 पे हमारा एसिड हमारे पास मौजूद है। ये इसकी कैरिंग अमाउंट है। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। ये मैंने जो वैल्यू लिखी है मैंने 31 दिसंबर 2018 की जाके लिखी है, राइट। अब 2019 में ग्रांट वापस करनी पड़ गई, पूरी ग्रांट वापस कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट क्रेडिट 280 के साथ। ये बात क्लियर? 280 किसको चार्ज किया था स्टार्ट में? तो एसिड को। अब वापसी भी एसिड से करेंगे। एसिड की अमाउंट को ही हम लोगों ने जाके इंक्रीज कर देना है 280 के साथ। ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब यहां पर क्या कहा जाता है, भाई ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था अगर ग्रांट 70%, 80% या 60% वापस करते हैं। अब ग्रांट फुल वापस कर रहे हैं तो एसिड की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 630। अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको ग्रांट रिकॉर्ड ना करता, डिडक्ट ना करता एसिड की वैल्यू में से, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 630 डिवाइडेड बाय, इसने डेप्रिशिएट होना था 90 मल्टीप्लाइड बाय 4।
कितना, और ये अब तक 360 से ये डेप्रिशिएट हो चुका होता है, एम आई राइट, लेकिन अब तक कितना हुआ है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, मजीद वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो जो गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से आपने चार्ज नहीं की थी। अब आपका एसेट अपनी कॉस्ट पे वापस चला गया है, तो कॉस्ट के मुताबिक आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को देखना है। अब जितना डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज किया हुआ था वो एक ही एंट्री में जाके रिकॉर्ड कर दो। बात क्लियर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब 200 से पहले रिकॉर्ड है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 160 उसको मजीद कर दिया, अब वो अपनी कॉस्ट के बिल्कुल मुताबिक है। क्लियर, या फिर जितना ग्रांट वापसी प्लांट को चार्ज करते हो उसी पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दो, क्योंकि इंपैक्ट तो सिर्फ उतना ही का आना है ना। तो देखो 280 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर ये इन पार्ट्स में होता कि आप 280 का सपोज के 50% कर रहे हो, 140 रिटर्न कर रहे हो, तो 140 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। ऑल क्लियर। अब जब आप लोग इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करोगे वो कितनी अमाउंट से करोगे, 90 से जाके करोगे, राइट। तो अब जब 31 दिसंबर 2019 पे पहुंचे तो आपके पास एसिड्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 680 माइनस 450, 360 पहले, 90 की डेप्रिसिएशन अब की, तो 450, तो आपके पास इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, 680 माइनस 450 कितनी, और अब देखते हैं इसकी रिकवरेबल अमाउंट और इसकी वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कितनी है, सॉरी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, 160 माइनस 5 इज इक्वल टू 155। आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा यहां पर देखें ये क्या चीज आपके पास आ रही है, इसकी WD प्लांट हमारा एसिड। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 155 की समझ आ गई। अब चलते हैं वैल्यू इन यूज की तरफ। वैल्यू इन यूज में आपसे कहता है कि भाई जनवरी 2019 के बाद 31 दिसंबर नेट कैश इनफ्लोज ऑफ द कितने 90 एंड फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। देखो ना 5 साल गुजर चुके उसके, 5 साल 31 दिसंबर 2019 तक गुजर चुके हैं उसके, और टोटल यूजफुल लाइफ थी 7 ईयर्स, तो बाकी सिर्फ 2 साल रह गए ना, 2 साल के कैश इनफ्लोज बता दिए। फिर कहते हैं दीज कैश इनफ्लोज आर नेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। हाँ ये बात सही है, एनुअल इंटरेस्ट नेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शाबाश। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 10 मिलियन एंड 6 मिलियन। बेटा मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस करो लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं, तो इंटरेस्ट को ऐड कर दो। ओके 90 प्लस 10 180 प्लस 10 9, ये बात क्लियर। और एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट इज, अब यहां पर देखें ये दोनों बातें समझ आ गई आप लोगों को। मेंटेनेंस कॉस्ट डिडक्ट होती रहती है और उसने कर दी, ये काम उसने ठीक किया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्ट नहीं होता रहता और उसने कर दिया, हमने वो ऐड बैक कर दिया इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर 12% के हिसाब से ये आ गए इसकी वैल्यू इन यूज, इनमें से हायर वैल्यू इन यूज। अब वो कहता है WDV ऑफ द प्लांट, W 630 डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 साल रह गए ना, तो बाकी कितनी बच गई 180। अब यहां पर डिफरेंस देखो 90, ये बात क्लियर, कोई इशू। हमारे पास कितना आ रहा था 680 नहीं बेटा 630 माइनस 450 इज इक्वल टू 180। वो हम लोगों ने 680 में से करे, 680 नहीं 630 माइनस ये 360 तो 4 साल की डेप्रिसिएशन थी ना, 90 जो इस साल की डेप्रिसिएशन, तो टोटल ये 450, तो 630 माइनस
450 इज इक्वल टू ये इसकी कैरिंग अमाउंट, और यहां से रिकवरेबल अमाउंट 161, 19 का इम्पेयरमेंट लॉस। आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 23 सॉल्व करनी है, या आप लोगों की होम असाइनमेंट है 24, और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इम्पेयरमेंट लॉस से रेलेवेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।